बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। इम्तिहान की तैयारी चल रही होगी। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का सवाल साल दवम उर्दू का एक अहम सवाल, सबकी इक़्तिबास की तशरीह। एक बड़ा सवाल है, 15 नंबर का। आपके सेकंड ईयर में 20 नंबर के मजमून के बाद सबसे बड़ा सवाल है, सबसे अहम सवाल है। इस तरफ ख़ास तवज्जो दीजिएगा। आज हम इसके पैटर्न पे बात करेंगे, तरीक़ाकार पे बात करेंगे, क्योंकि इस सवाल के मुख्तलिफ हिस्से हैं। हर सवाल को अलग से तहरीर करना होता है। सबसे पहली बात तो ये कि पैटर्न बिल्कुल वही है जो आपने साल अव्वल में देखा, यानी साल अव्वल और साल दो में पैराग्राफ के तशरीह का कोई फ़र्क नहीं है। आप बखूबी वाकिफ़ होंगे, लेकिन फिर भी एक चीज़ आपके सामने दोहरा देते हैं, बातें वही हैं जो आप फर्स्ट ईयर में कर चुके। सबसे पहले तो ये देखिए कि 15 नंबर का सवाल 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। 2 नंबर हवाले मतन के, 3 नंबर सियाक़ो सबाक़ के, 10 नंबर की तशरीह मिल के 15 नंबर बनते हैं। लेकिन 3 अलग अलग हिस्से हैं, आपको 3 अलग अलग हिस्से करने हैं। हमारा तजर्बा है कि बच्चा पूरा साल अव्वल पढ़ने के बाद भी उसको समझ नहीं आती कि 3 हिस्सों में किस में कितना लिखना है और क्या लिखना है। लिहाजा ये लेक्चर तवज्जो से सुनिएगा। सबसे पहले तो हर सवाल की तरह आप दरमियान में सवाल नंबर लिखेंगे। ये बोर्ड पैटर्न के मुताबिक सवाल नंबर 3 है, तो आप 3 ही लिखेंगे। इसके बाद नीचे मुख्तसर सवाल लिखेंगे। पूरा सवाल लिखने की जरूरत नहीं होती, मुख्तसर सवाल काफ़ी है। सवाल नंबर 3 सबकी इक़्तिबास की तशरीह, सवाल नंबर 4 सबकी खुलासा, सवाल नंबर 5 नज़म का खुलासा। इतना काफ़ी होता है, मुकम्मल ना लिखें। इसके बाद आप जानते हैं इसमें आपको ऑप्शन होती है। बोर्ड में 100 नंबर के पेपर में 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं, आपको किसी एक की तशरीह करनी होती है। तो आप वजाहत से लिखेंगे कि आप किस पैराग्राफ की तशरीह कर रहे हैं, अलिफ की या बे की। क्योंकि बाज़ों का ऐसा होता है कि पैराग्राफ मिलते जुलते होते हैं और टीचर अंदाजे कर रहा होता है कि आपने कौन सा पैराग्राफ किया है। तो यूँ ना कीजिए, वजाहत से लिखे, अलिफ है तो अलिफ, बे है तो बे। उसी लाइन में पैराग्राफ के चंद अल्फाज भी लिख दें, चंद इब्तदाई अल्फाज 3-4। उसके बाद इस तरह नुक्ते लगाकर आखिरी 3 अल्फाज, यानी पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। मसलन मैंने जो आपके सामने लिखा है, आपकी किताब के पहले ही सबक का पहले सफ़े का आखिरी पैराग्राफ। और इस तलबा ये इंतहाई अहम पैराग्राफ है, बोर्ड में बहुत मरतबा आया हुआ है। इनका एक और कारनामा जो निहायत काबिल कदर है, ये आखिरी पैराग्राफ पेज का। तो आप यूँ एक ही लाइन में अलिफ या बे लिखेंगे, इब्तदाई चंद अल्फाज लिखेंगे और चंद नुकात लगाकर आखिरी चंद अल्फाज लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ देंगे। ग्रीन लाइन का मतलब है कि आपने एक लाइन खाली छोड़नी है, पता चले कि सवाल ख़त्म हुआ और जवाब शुरू हुआ। अब यहाँ से आपका सवाल ख़त्म हो रहा है, जवाब शुरू हो रहा है। सबसे पहले हवाले मतन। आप जानते हैं हवाले मतन 2 नंबर का होता है। 1 नंबर मुसन्नफ़ का नाम, 1 नंबर सबक का उन्वान। सबक का नाम नहीं होता, उन्वान होते हैं। इन 2 के तो नंबर होते हैं, आपको लाजमन लिखना है। मसलन मुसन्नफ़ का नाम अल्लामा शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह, ज़रूर साथ लिखिए, हमारे इस्लाफ़ हैं, हमें इज़्ज़त से नाम लेना चाहिए। सबक का उन्वान मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। ज़हन में रखें, यहाँ भी रेहे आएगा। आपकी किताब में गलती से रेजवात दिया हुआ है, रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये साहबी रसूल नहीं थे, नबी पाक के वसाल के बाद पैदा हुए, लिहाजा इनके साथ रे आएगा, रहमतुल्लाह अलैह। इन 2 के तो नंबर होते हैं। बाकी 2 अज़ाफ़ी चीज़ें हैं, माखिज़ और सिनफ़ अदब। माखिज़ का मतलब होता है सोर्स बुक, यानी किस किताब से लिया गया। तो हर सबक के आखिर में दिया हुआ है, ये क्या है जी, मुकालात शिबली जिल्द 4 से लिया गया है। सिनफ़ अदब क्या है, यानी ये सबक तो है, ये क्या है, ये नावल है, ये अफसाना है, ये कहानी है, ये सफ़रनामा है, ये मजमून है, क्या है। तो सिनफ़ अदब क्या है जी, ये तारीख़ पे मुबनी है, तारीख़ निगारी। आप तारीख़ भी लिख सकते हैं, तारीख़ निगारी भी लिख सकते हैं, इस्लामी तारीख़ भी लिख सकते हैं, हर तरह से ठीक होगा। पहले 2 के तो आप जानते हैं नंबर होते हैं, मुसन्नफ़ का नाम, सबक का नाम। आखिरी 2 चीज़ों के नंबर नहीं होते। अगर आपको मालूम है तो ज़रूर लिखिए, अच्छा तासुर पड़ता है। मालूम नहीं तो हरगिज़ मत लिखिए, क्योंकि इसके अलग से नंबर नहीं होते। फासला देखिए बराबर रखें,
लफ्ज़ आगे पीछे ना हो रहे हैं, उस तरह से खूबसूरत सा लगता है। तो ये तो हो गया हवाले मतन 2 नंबर का आपके सामने। उसके बाद 3 नंबर का सियाक व सबाक होता है। तो देखिए फिर एक ग्रीन लाइन आ गई, यानी अब एक लाइन खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आ जाएं सियाक व सबाक की तरफ। अमूमी तौर पे तलबा सवाल ज़रूर करते हैं सियाक व सबाक कितनी लाइनों का होगा, तो आप लाइनें गिन लीजिए। यहाँ तक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें तो आप लिख चुके हैं। सफ़े पे आमतौर पर 20-22 लाइनें होती हैं, बाकी बची 10-12 लाइनें। तो बाकी जो लाइनें बची हैं वो सियाक व सबाक है, यानी पहले सफ़े पर सवाल लिखने के बाद, हवाले मतन लिखने के बाद जो खाली सतूर बची हैं वो सियाक व सबाक बनता है। 10-12 लाइनें ही बचती हैं तो वो सियाक व सबाक भी 10-12 लाइनों पर ही हो, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10-12 लाइनों पर सियाक व सबाक होता है। आपके सालेवल में आप पढ़ रहा है, बुक में ये तफसील से बताया हुआ था कि सियाक व सबाक 2 तरह से होता है, मिसाली सियाक व सबाक और इजमाली सियाक व सबाक। मिसाली सियाक व सबाक क्या होता है कि आपको रिलेट करना होता है पैराग्राफ को, कि दिए गए पैराग्राफ से पहले ये बात थी और दिए गए पैराग्राफ के बाद में ये बात है। यानी आप लोकेशन के हिसाब से, उसकी जगह महल्ले वकूअ के एतबार से आप लिखेंगे तो वो हो जाएगा मिसाली सियाक व सबाक, यानी तरतीब से कि इससे पहले ये बात, बाद में ये बात। इजमाली सियाक व सबाक ये होता है कि आप तरतीब ना रखें बल्कि तमाम सबक के अहम नुकात बयान कर दें, यानी ये कह लें कि मुख्तसर सा खुलासा बयान कर दें, उसको कहेंगे इजमाली सियाक व सबाक। एक ऐसा सबक जिसमें कहानी का अंसर पाया जाता हो उसके लिए मिसाली सियाक व सबाक ज़्यादा बेहतर होता है, और जिसमें कहानी का अंसर ना हो उसमें इजमाली सियाक व सबाक बेहतर होता है। लेकिन मजमूई तौर पर तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसी तरह से बनाएं कि मिसाली सियाक व सबाक की तरह से उसको रिलेट करें कि दिए गए पैराग्राफ से पहले ये बात थी और दिए गए पैराग्राफ के बाद ये बात थी। सियाक व सबाक का मतलब भी यही होता है। सियाक होता है दिए गए पैराग्राफ से बाद वाली इबारत, और सबाक का मतलब होता है दिए गए पैराग्राफ से पहले की इबारत। तो आप इसी तरह से करेंगे। अब ये अहम नुक्ता देखें, सियाक व सबाक में 2 बातें हैं, लेकिन सियाक व सबाक के नंबर 3 है, तो आप 3 पैराग्राफ ही बना देंगे। हेडिंग तो एक ही दफ़ा देंगे सियाक व सबाक, या शुरू में लिखेंगे कि दिए गए इक्तबास से पहले ये बयान किया गया, दूसरे में लिखेंगे दिए गए इक्तबास के बाद में ये बयान किया गया, और आखिर में ये बना दें कि सबक का मरकज़ी ख्याल ये है। यानी 3-4 लाइनों में सियाक हो जाएगा, 3-4 लाइनों में सबाक हो जाएगा, और 2-3 लाइनों में मरकज़ी ख्याल। बात वही हो गई, 10-12 लाइनें ही बनेगी सियाक व सबाक की, और ये आपका पहला सफ़ा मुकम्मल हुआ। पहले सफ़े में 3 चीज़ें देखी, सवाल, हवाले मतन और सियाक व सबाक। इन चीज़ों को दोबारा देख लें, मैंने लिख भी दिया। सियाक व सबाक 2 तरह से होता है, मिसाली सियाक व सबाक और इजमाली सियाक व सबाक। सियाक व सबाक कितना होगा? 10-12 सतूर पर मुश्तमिल होगा और 3 पैराग्राफ बना दें आप। हेडिंग नहीं बनानी, हेडिंग एक ही होगी, पैराग्राफ अलग अलग होंगे, इक्तबास से पहले, इक्तबास के बाद, मरकज़ी ख्याल। यानी पहला पैराग्राफ होगा इक्तबास से कबल की बात, दूसरा इक्तबास के बाद की बात, तीसरा मरकज़ी ख्याल। आखिरी नुक्ता अज़ीज़ तलबा देखिए, मैंने इसको रेड अंडरलाइन किया है कि बहुत अहम बात है। आपको यह भी बताना होता है कि ज़ेर तशरीह इक्तबास कहाँ से लिया गया, महल वक़्त लोकेशन बतानी होती है। यानी आप ये वज़ातन बताएंगे और उसको मार्कर से हाईलाइट करेंगे कि दिया गया इक्तबास तकरीबन सबक के शुरू से लिया गया है, या वस से लिया गया है, या आखिर से लिया गया है। ये आपको लाजमन बताना होता है, इसकी बहुत अहमियत होती है। ना सिर्फ बताएंगे बल्कि वो जो लफ्ज़ होगा ना आगाज़ से, वस से, अख्ताम से, उसको मार्कर से हाईलाइट भी ज़रूर करेंगे। ये बोर्ड्स में ख़ास इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब रह गई एक बात कि सियाक व सबाक में पूरा आपको सबक कवर करना है कि दिए गए पैराग्राफ के पहले क्या था, बाद में क्या था, और सबक कवर कितने में करना है? 10-12 लाइनों में। तो ये बच्चे ज़रूर सवाल करते हैं कि 10-12 लाइनों में पूरा सबक किस तरह से कवर होगा। तो इस तलबा इसकी आसान से आपको मिसाल दूँ, आपने इंडिया के ड्रामे ज़रूर देखे होंगे, शैतान की आंत की तरह 200-200, 250-250 किस्तें चल रही होती हैं, बंदा तंग आ जाता है, ड्रामा नहीं ख़त्म होता। अब वो क्या करते हैं, मसलन 200 एक साथ गुजर चुकी है और आज आप पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो आपको तो ड्रामा समझ ही नहीं आएगा।
तो क्या करते हैं, पहले 2-3 मिनट में रिकैप दिखा देते हैं। आप सिर्फ रिकैप देखकर इस काबिल हो जाते हैं कि अब ड्रामा आपको समझ में आने लग जाता है। तो क्या 2-3 मिनट में उन्होंने पूरा ड्रामा दिखा दिया, 200 किस्तें दिखा दी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, किरदारों का मुख्तसर सा तारुफ करा दिया ड्रामे के, कि आप ड्रामा देखें तो आपको समझ आ जाए। तो वो इंडियन ड्रामों का जो रिकैप होता है शुरू में 2-3 मिनट का, उसको जहन में रखें तो आपको सियाक व सबाक समझ में आ जाएगा। यानी सियाक व सबाक में आपने पूरा सबक नहीं लिखना होता, सिर्फ उस पैराग्राफ को रिलेट करना होता है, मरबूत करना होता है कि पैराग्राफ से पहले ये बात थी, पैराग्राफ के बाद में ये बात थी। तो उसको मिसाल जहन में रखें तो फिर 10-12 लाइनों में आप इसको कर लेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, ये तो बना पहला सफ़ा जिस पर सवाल था, हवाले मतन था, सियाक व सबाक था। अब आगे बढ़ दें, 10 नंबर का सवाल तशरीह का। इस लाइन के बाद हम आ गए दूसरे सफ़े पर। देखिए, सियाक व सबाक 3 नंबर का था तो हमने 10-12 लाइनें लिख दी, मगर तशरीह 10 नंबर की है। तो इतनी तो आपको सेंस होनी चाहिए कि जिसके नंबर कम है उसको आप कम टाइम दें, उसके लिए कम लिखें, जिसके नंबर ज़्यादा हैं ज़्यादा टाइम दें, ज़्यादा लिखें। तो जो इक़्तिबास की तशरीह है, यानी इसके अलावा एक सफ़ा तो बन गया, तशरीह के लिए 2 से 3 सफ़े दरकार हैं, यानी कम अज़ कम 2 पेज की, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज की। इसकी अगर हम औसत निकालें तो 2, सवा 2, 2.5 पेज भी काफ़ी हो जाते हैं। मगर ज़हन में रखिए, आप तशरीह ज़्यादा लिखेंगे, कॉमन सेंस की बात है। बच्चे गलती यही करते हैं, सियाक व सबाक 3 नंबर का है, उस पर भी 1 सफ़ा लिख देंगे, तशरीह 10 नंबर की है, उसका भी 1 सफ़ा लिख देंगे। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, जिसके नंबर ज़्यादा हैं उसमें आप ज़्यादा लिखेंगे। तो सिर्फ तशरीह जो लिखेंगे वो 2 से 3 सफ़ों के दरमियान होनी चाहिए। एक बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं पैराग्राफ की तशरीह में। आपको एक पैराग्राफ तशरीह के लिए दिया गया, बच्चे उठाकर फिर पूरा सबक लिख देते हैं, यानी वो तशरीह को खुलासा बना देते हैं। तो बात ख़ास ख्याल रखिएगा, पैराग्राफ की तशरीह जो 10 नंबर की है, इसमें आपने सिर्फ वो बात लिखनी है जो पैराग्राफ में मौजूद है। जिस बात का जिक्र पैराग्राफ में नहीं है, दिए गए पैराग्राफ में नहीं है, बाकी सबक में तो है पर दिए गए पैराग्राफ में नहीं है, तो वो आप नहीं लिखेंगे। यही फ़र्क होता है। सबकी खुलासा क्या होता है कि आपको तमाम सबक कवर करना होता है, तमाम सबक के अहम निकात लिखने होते हैं सबके खुलासे में। मगर पैराग्राफ की तशरीह में आपको पूरा सबक नहीं लिखना। पूरा सबक का हवाला कहा गया सियाक व सबाक। पैराग्राफ की तशरीह में सिर्फ उसी नुक्ते पे आप बहस करेंगे जो पैराग्राफ में मौजूद है, उसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। यानी पैराग्राफ की तशरीह को खुलासा नहीं बनाएंगे, सबक की बजाय सिर्फ पैराग्राफ की तशरीह करेंगे। यही फ़र्क होता है सबकी खुलासे और इक़्तिबास की तशरीह में। ये 2 बातें जो हमेशा करता हूँ, हर लेक्चर में करता हूँ, बच्चे फिर भी तवज्जो नहीं देते। अहम निकात को आप नुमायां करें, यानी मार्कर से हाईलाइट करें, इसका बहुत अच्छा तासुर पड़ता है। टीचर को पेपर चेक करने में आसानी होती है, वो आपको ज़्यादा नंबर देता है। अहम निकात मार्कर से ज़रूर हाईलाइट किया कीजिए। पैराग्राफ ज़रूर बनाया करें, हर सफ़े पर कम से कम 2 पैराग्राफ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पैराग्राफ। ये बात प्रेजेंटेशन में आती है। 2 से कम होंगे सफ़ा भरा भरा लगेगा, 3 से ज़्यादा होंगे सफ़ा खाली खाली लगेगा। 2 और 3 के दरमियान पैराग्राफ होने चाहिए। अहम निकात मार्कर से हाईलाइट करें। मैं अपने तमाम पिछले साबिक लेक्चर्स में बहुत जोर देता था मार्जिन लाइन पे कि मार्जिन लाइन लगाएं। अब मैं इसलिए बात नहीं कर रहा, आप जानते हैं बोर्ड में पहले से मार्जिन लाइन्स लगी होंगी दाएं बाएं दोनों तरफ, लिहाजा वो बात तो ख़त्म हो गई। लेकिन इन बातों की बहरहाल अहमियत है कि अहम निकात मार्कर से नुमायां करेंगे, हर सफ़े पर 2-3 पैराग्राफ बनाएंगे। एक आखिरी मगर अहम बात, बच्चे सवाल ज़रूर करते हैं कि मुख्तसर सा पैराग्राफ होता है, वो 2-3 सफ़ों की तशरीह हमसे नहीं बनती। वो एक मुख्तसर से पैराग्राफ को किस तरह एक्सपेंड करें, तूल दें कि 2-3 सफ़ात बन जाए। तो इस नुक्ते को ज़रा समझ लीजिए। गलती क्या करते हैं आप लोग, पैराग्राफ की तशरीह में आप ये करते हैं कि एक लाइन पढ़ ली, 2-3 लाइनों में तशरीह कर दी, फिर एक लाइन पढ़ ली, 2-3 लाइनों में तशरीह कर दी। ये हरगिज़ गलत तरीक़ाकार है, यूँ मत कीजिए। यूँ तो फिर ऐसे ही होगा, आप आधा सफ़ा लिखेंगे, पैराग्राफ ख़त्म हो गया, आपकी काबिलियत भी ख़त्म हो गई, आपका मवाद भी ख़त्म हो गया, आपके अल्फाज भी ख़त्म हो गए।
अब या तो आप छोड़ देंगे, नंबर कट जाएंगे, या आप गप लगाना शुरू कर देंगे। तो अज़ीज़ तलबा, ये गलत तरीका होता है। तशरीह यूँ ना कीजिए, बात को समझें। उर्दू अदब का एक असूल होता है कि राइटर एक पैराग्राफ में एक ही अहम बात होती है। पूरे पैराग्राफ में एक मरकज़ी नुक्ता होगा। अगर कोई दूसरी अहम बात होगी तो टीचर क्या करेगा, उसके लिए नया पैराग्राफ बनाएगा। आम तौर पर एक पैराग्राफ में एक अहम बात होती है, तो आप पैराग्राफ को 2-3 दफ़ा बगौर पढ़ें और उसमें से मरकज़ी नुक्ता निकालें कि मरकज़ी नुक्ता क्या है। उस मरकज़ी नुक्ते को सामने रखें और फिर समझें गोया आप मजमून तहरीर कर रहे हैं, तो फिर आप आराम से 2-3 सफ़े बना लेंगे। यानी मरकज़ी नुक्ते को सामने रख के उसकी तशरीह करें, ना कि एक एक लाइन पढ़ें और एक एक लाइन की तशरीह करें। गलत तरीक़ाकार है। मसलन यही पैराग्राफ जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, उनका एक और कारनामा जो निहायत काबिल कदर है, सलातीन बनो उमैया की नाजायज़ कार्रवाइयों को मिटाना था। तो इस पैराग्राफ में देखें एक ही बात है कि उमर बिन अब्दुल-अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह से पहले खुलफा क्या करते थे, लोगों से जायदादें छीन कर अपने ख़ानदान में तकसीम कर देते थे। आपने क्या किया, अपने ख़ानदान से छीन कर असल हकदारों को वापस करना शुरू कर दी, यानी नाजायज़ जागीरों की वापसी। तो इसका मरकज़ी नुक्ता है नाजायज़ जागीरों की वापसी। तो आप इस पर 2-3 दफ़े आराम से लिख सकते हैं कि किस तरह से ज़मीनें हासिल की गई और आपने किस तरह से उनको वापस किया। तो फिर आपके लिए मसला नहीं बनेगा। एक एक पॉइंट जुमले को एक्सप्लेन ना करें, पैराग्राफ की मजमूई तशरीह करेंगे तो 2-3 सफ़े बन जाएंगे। एक एक लाइन की तशरीह करेंगे तो आपसे आधा सफ़ा लिखना भी मसला बन जाएगा। अगर कोई अहम अल्फाज हैं, मुश्किल अल्फाज आ गए हैं इक़्तिबास में, तो उनको आसान लफ्ज़ों में तर्जमा करें। अगर आप वही मुश्किल अल्फाज दोबारा लिख देंगे तो टीचर ये तासुर लेगा कि आपको नहीं आती इक़्तिबास की शी, उसको आसान लफ्ज़ों में बयान कीजिए। तो अज़ीज़ तलबा, ये अहम बातें थी चंद के सबक की। सबकी इक़्तिबास की तशरीह का तरीक़ाकार क्या होगा, इसके 3 अलग अलग हिस्से हैं, आपने किसको किस तरह से लिखना है। एक और बात ज़हन में आई, एक बच्चे सवाल करते हैं आमतौर पर कि क्या इक़्तिबास की तशरीह में अशार के हवाले दिए जा सकते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब तो है नो। आप पैराग्राफ की तशरीह में शेरी हवाले नहीं देंगे। आम तौर पर टीचर इसको पसंद नहीं करते, लेकिन अगर शेर कोई बहुत मुनासिब है, मौजू है, तो फिर हर्ज भी कोई नहीं। अगर कोई बहुत मौजू शेर आपके पास है जो बराह रास्त से डायरेक्टली रिलेट कर है, तो फिर आप लिखने में हर्ज नहीं है। मगर अमूमी असूल यही है, यानी ये नहीं है कि आपने ज़रूरी शेर लिखना, ऐसी बात नहीं है। अगर बहुत रिलेट करे तो लिख लें, वरना आम असूल यही है कि सबकी इक़्तिबास की तशरीह में शेरी हवाले नहीं दिए जाते। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए मुफीद साबित होगा। आपको समझ आ गई होगी कि सबकी इक़्तिबास की तशरीह किस तरह से की जाती है। अगर आपको लेक्चर मुफीद लगा हो तो बराए मेहरबानी इसको आगे दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि इल्म का सिलसिला यूँ ही चलता रहे। प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।